नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की गति को समझने के लिए, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाजशास्त्री साहित्य में एक अवधारणा के रूप में इसका विवेचन सबसे पहले जाति की गतिशीलता को प्रकट करने के लिए, जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए श्री एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। श्रीनिवास ने सबसे पहले ये सिद्धांत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने डी.फिल के शोध प्रबंध में दिया था। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में इसके विविध पक्षों को स्पष्ट किया और उनकी यह पुस्तक सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है वह प्रक्रियाएं जो बाह्य कारकों के रूप में सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, और दूसरे भाग है वह प्रक्रियाएं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही विकसित होती हैं और वह हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन को पैदा करती हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा दूसरी श्रेणी के परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। संस्कृतिकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई निम्न जाति उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाकर जाति संरचना में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, और इसी आधार पर संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करती है। संस्कृतिकरण जाति व्यवस्था की संरचना के अंतर्गत क्रियाशील रहने वाली परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी जाति को अपने लिए निर्धारित व्यवहार के तरीके, नियमों और व्यवसाय को छोड़ने की अनुमति नहीं होती, परंतु भारतीय समाज के सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में जाति व्यवस्था पूरी तरह से कभी भी बंद नहीं रही। विभिन्न युगों में जातियों के नियमों से हटकर ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति, ऐसे आचरण करने वाले समूह रहे हैं जो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जातीय संरचना में ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते हैं ताकि उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जातीय संस्तरण में ऊंची उठ सके और उन्हें अपने समूह से अधिक मान सम्मान और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो सके। वर्तमान युग में जाति व्यवस्था के अंदर विकसित होने वाली परिवर्तन की यह प्रक्रिया अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। अतीत में यह प्रक्रिया कम स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, वर्तमान समय में इसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा को देते समय एम.एन. श्रीनिवास ने इसको देखा था, परंतु वर्तमान समय में तो यह बहुत स्पष्ट रूप से हमारे समाज में दिखाई देती है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने जब दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वह लोग ब्राह्मण जातियों की जीवन शैली को अपना रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने स्वयं मांसाहार, शराब, विधवा पुनर्विवाह तथा पशु बलि को छोड़ दिया है। उसका वे विरोध कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य उनका यह था कि वह अपनी जातिगत स्थिति में सुधार करके समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। जीवन शैली में होने वाले इस परिवर्तन को आरंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण के नाम से संबोधित किया, लेकिन बाद में उन्होंने ये पाया कि अनेक क्षेत्रों में निम्न जातियों द्वारा केवल ब्राह्मणों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी भी दूसरी उच्च जाति की संस्कृति और कर्मकांडों का अनुसरण करके जातीय संरचना में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तब श्रीनिवास ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण की जगह संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। अपनी पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म तथा समाज में संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन शैली को बदलने लगता है। श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जाति संरचना में होने वाली गतिशीलता को प्रकट करती है। व्यवहार में जब कोई निम्न जाति उच्च जातियों की तरह धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने लगती है, जनेऊ धारण करके पवित्रता संबंधी आचरण करना प्रारंभ कर देती है तथा शराब पीना, मद्यपान आदि को छोड़कर शाकाहारी भोजन करना आरंभ कर देती है, तब 1 या 2 पीढ़ी के बाद उसकी सामाजिक स्थिति में उधर्वगामी परिवर्तन होने लगता है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के सभी प्रकार के व्यवहारों का अनुकरण करने से नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण का संबंध मूल रूप से उन कर्मकांडों अथवा व्यवहारों के तरीकों का अनुसरण करने से है जो सांस्कृतिक रूप से किसी उच्च समूह की वृहद परंपराओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए पाप पुण्य, कर्म से संबंधित विश्वास, संस्कारों की पूर्ति, माया और मोक्ष आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका संबंध हिंदुओं की वृहद परंपराओं से है। जब एक निम्न सामाजिक स्थिति वाला समूह इन परंपराओं का अनुसरण करके अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करता है, तब उसकी सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में ऊंची हो जाती है। वृहद परंपराओं से संबंधित सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने से पैदा होने वाली परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के नाम से संबोधित किया। एम एन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के समय यह भी पाया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण तक ही सीमित नहीं है। भारत की अनेक जनजातियों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मध्य भारत की गोंड और ओराव जनजाति, पश्चिम भारत की भील जनजाति तथा पहाड़ी क्षेत्र की अनेक जनजातियों ने हिंदू जीवन शैली की तरह उनके धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों को अपनाकर स्वयं को हिंदू जाति के रूप में घोषित करना आरंभ कर दिया है। थारू जनजाति तथा अनेक दूसरी जनजातियां अपने आप को क्षत्रिय जनजाति होने का दावा करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के अतिरिक्त जनजातियों में भी प्रभावपूर्ण होती जा रही है। निम्न जातियों में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बहुत सारे स्पष्ट उदाहरण हैं। गुजरात के बारिया लोगों ने पाटीदारी लोगों की तरह लाल पगड़ी और तलवार धारण करके स्वयं को क्षत्रिय घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में नोनिया और बड़ई जनजाति के बहुत सारे लोगों ने जनेऊ धारण करके स्वयं को क्षत्रिय तथा ब्राह्मण बताना प्रारंभ कर दिया। रेड्डी जाति भी अपनी जीवन शैली में उच्च जातियों के समान परिवर्तन करके स्वयं को उच्च जाति मानती है। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निर्बाध नहीं होती। जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करना आरंभ कर देती है, तो कुछ समय तक उच्च जातियों द्वारा जिनका वह अनुसरण कर रही हैं उसका विरोध किया जाता है। लेकिन सांस्कृतिक विशेषताओं का यह अनुकरण जब एक लंबे समय तक चलता रहता है, तब साधारणतः 1-2 पीढ़ी के बाद उनकी उच्च स्थिति के दावे को स्वीकार कर लिया जाता है। किसी निम्न जाति या जनजाति के संस्कृतिकरण करने की प्रक्रिया में किस उच्च जाति को वह आदर्श मानेगी और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करना प्रारंभ करेगी, इस संबंध में श्री एम एन श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा किस जाति को आदर्श मानकर उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण किया जाता है। पहले कहा जा चुका कि उन्होंने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि उन्होंने पहले पाया था कि निम्न जातियां ब्राह्मण जातियों का अनुसरण करती हैं। जब उन्होंने बाद में पाया कि ब्राह्मण के अलावा अन्य जनजातियां जो सामाजिक दृष्टि से उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, उनका अनुसरण भी निम्न जातियों के द्वारा किया जाता है, तब उन्होंने इस प्रक्रिया का नाम बदलकर संस्कृतिकरण कर दिया। दूसरे स्तर पर प्रोफेसर श्रीनिवास ने द्विज जातियों अर्थात वह जातियां जो यज्ञोपवीत करने वाली हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको भी संस्कृतिकरण का आदर्श माना। अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया
कि संस्कृतिकरण का वास्तविक आदर्श प्रभु जातियां हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि प्रभु जाति क्या है? प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के कारण या अन्य कारणों से शक्तिशाली होती है तथा राजनीतिक और आर्थिक रूप से जिसका अपना प्रभाव होता है और उसमें अपने उस प्रभाव के उपयोग करने की क्षमता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में एक जाति जो प्रभु जाति है वह सर्वोच्च जाति हो सकता है कि जाति संस्तरण में उसका स्थान सर्वोच्च ना हो, परंतु आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर उसे एक क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। तब निम्न जातियां या जनजातियां उस प्रकार की जाति की विशेषताओं का, सांस्कृतिक विशेषताओं का, धार्मिक विशेषताओं का, सामाजिक विशेषताओं का अनुसरण करने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी गांव में उच्च जाति से कोई भिन्न अन्य जाति आर्थिक, राजनीतिक तथा संख्यात्मक रूप से प्रभावपूर्ण हो, तब अन्य जातियां उस जाति का अनुसरण करने लगती है और वह निम्न जातियों के लिए संस्कृतिकरण का आदर्श बन जाती है। यदि द्विज जातियों में कोई प्रभु जाति होती है तो उसका अनुसरण करना तुलनात्मक रूप से अधिक सरलता और तेजी से करना संभव होता है। स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आदर्श किसी क्षेत्र की प्रभु जाति होती है। यह एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अंतिम कथन में कहा है। मेरा विश्वास है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। उनको स्पष्ट हुआ होगा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, एम.एन. श्रीनिवास इसे किस रूप में स्पष्ट करना चाहते थे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।